केंद्रीय गृह मंत्री 9 जनवरी को आ रहे जम्मू राजौरी पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी लेंगे जायजा। जम्मू के कठुआ में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी। खनन माफिया के हौसले बुलंद। उच्च दरिया का सीना हो रहा छलनी। प्रधानमंत्री आवास योजना सवालों के घेरे में। लाभ देने के लिए दर बदर हुआ गरीब परिवार। औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद हुआ मायूस। ट्रक पलटने से मारे गए कई मवेशी। सांबा में नट के पास आया सड़क हादसा। पशु तस्कर मौके से फरार। मामला दर्ज। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 9 जनवरी को जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान वो राजौरी पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा की जा रही तैयारियों का भी जायजा लेंगे। बता दें कि अमित शाह के साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव जो हैं AK भल्ला और IB के चीफ तपन डेका भी जम्मू आ रहे हैं और इस खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि ये जो केंद्रीय गृह मंत्री का काफी अहम दौरा माना जा रहा है, जो कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि 9 जनवरी को जो गृह मंत्री है वो यहाँ जम्मू पहुंचेंगे और तमाम जो यहाँ पर सुरक्षा की जो तैयारियां चल रही हैं, यानी कि 26 जनवरी भी करीब है, तो जिस तरीके से सिक्योरिटी सिचुएशन है इस समय जम्मू कश्मीर की, उसका जायजा अमित शाह द्वारा जो है वो लिया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ शिल्पा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू दौरे पर आएंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और 9 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा रहेगा। उससे पहले की बात करें तो कल जो है वो JP नड्डा का दौरा रहेगा और ये दौरे काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आगामी चुनाव की बात करें तो आगामी चुनाव की किस प्रकार से रणनीति तय की जाएगी उसको लेकर भी बातचीत होगी। बीजेपी की लीडरान से भी मुलाकात होगी और कल के दौरे यानी कि जो JP नड्डा का कल दौरा रहने वाला है वो भी काफी ज्यादा अहम है। किस प्रकार से लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, किस प्रकार से रणनीति तय की जा रही है, किस प्रकार से जमीनी सत्ता पर जो है वो इस समय काम किया जा रहा है, लोगों से किस प्रकार से यानी कि जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा देखने को मिल रही है तो लोगों को यानी प्रचार किया जा रहा है, यानी स्कीम्स के बारे में बताया जा रहा है या नहीं, उस पूरी चर्चा जो यानी कि पूरी चर्चा जो है वो कल देखने को मिलेगी। और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो 9 तारीख को आ रहे हैं और 9 तारीख को जो है वो जम्मू में पहुंचेंगे। सिक्योरिटी सिनेरियो पर बातचीत होगी, क्योंकि राजौरी पुंछ जिला इस समय एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हाल ही में यानी कि कुछ समय पहले, कुछ काफी दिन पहले जो है वो आतंकी हमला देखने को मिला, जहां पर हमारे जवान भी शहीद हुए। तो इस समय राजौरी पुंछ जिला में किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, सिक्योरिटी सिनेरियो क्या कुछ है, सुरक्षा किस प्रकार से की जा रही है, तो उसको लेकर भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर भी बीजेपी लीडरान से जो है वो मुलाकात करेंगे और बताया ये भी जा रहा है कि वो राजौरी पुंछ का भी दौरा करेंगे, जहां पे वो टॉप कमांडर से भी मिलेंगे, वहां के जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की जो है यानी कि सिक्योरिटी सिनेरियो इस समय क्या कुछ है उसको लेकर बातचीत होगी। और अगर आगामी चुनाव की मैं बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी लीडरान से बैठक होगी, बातचीत होगी, रणनीति तैयार की जाएगी कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर से जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए सीटें हासिल की जाए, किस प्रकार से जमीनी सत्ता जो है वो तेज
किया जाए, क्योंकि लगातार विपक्ष दल की बात करें या फिर भाजपा की बात करें तो लगातार बैठक पे बैठक देखने को मिल रही है और साथ ही साथ रैली भी देखने को मिली, क्योंकि कल ही जो है वो कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जो हाल ही में इंचार्ज बने हैं भारत सिंह सोलंकी, उन्होंने भी रैली की और रैली में जो है किस प्रकार से यानी कि आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी उसको लेकर भी शिल्पा यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 26 जनवरी भी करीब है, किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जम्मू की सड़कों पर पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था की काफी ज्यादा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था जो काफी ज्यादा पुख्ता की गई है। हालांकि कुछ दिन के बाद जो है वो 26 जनवरी आने वाला है, तो 26 जनवरी के लिए पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं, जहां पर स्कूलों में जो है वो रिहर्सल भी तैयारी जो है वो जारी की गई है। लेकिन आपको बता दें कि जो अमित शाह का दौरा है वो काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि इससे पहले भी 2 जनवरी को जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बैठक की थी, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो पर जो है वो बैठक की थी, बातचीत की थी। तो जम्मू कश्मीर में जब वो जम्मू पे जानकारी देने के लिए, तो शिल्पा शर्मा जो है वो हमारे साथ जो तमाम जानकारी है वो साझा कर रहे थे कि किस तरीके से कल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर आएंगे और यहाँ की जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसकी समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ भाजपा के जो तमाम जो कोर कमेटी है उसके साथ बैठक भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुआ की बात करेंगे तो कठुआ के उज्ज दरिया में अवैध खनन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बता दें कि खनन माफिया जो है वो दिन दिहाड़े धड़ल्ले से उच्च दरिया का सीना छलनी कर रहा है और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लंबी ताने सोया है। खनन ठेकेदार अपने लीज एरिया के बाहर जाकर खनन करते हुए नजर आ रहे हैं और खनन विभाग इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लगातार इस तरीके की कुछ खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आती है, जहां पर कि अलग अलग इलाकों में जम्मू डिवीजन के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ इस तरीके का जो है वो मंजर देखने को मिलता है कि अवैध खनन जो है वो किया जाता है, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके द्वारा कोई भी स्टेप जो है वो नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से कि अवैध खनन लगातार अभी भी चल रहा है। तो इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीव ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा आपको क्या लगता है कि लगातार इस तरीके की खबरें आए दिन सामने आती हैं कि अवैध खनन लगातार हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो कुछ सॉलिड स्टेप नहीं उठा रही इन सब के खिलाफ? बिल्कुल शिपन, जैसे आपने तस्वीरों में देखा कि मशीनें जो लगी हैं उज्ज दरिया जो कठुआ जिले में पड़ता है, ये पंजाब के साथ लगता इलाका है। यहाँ पर माइनिंग माफिया का जो है उसकी तरफ से जो ब्लॉक जो 4 ब्लॉक जो बने हैं लीगली जहां से माइनिंग करनी होती है, उसके अलावा जो माइनिंग माफिया के लोग हैं वो बाहर से जो मतलब कि इसके जो लीज उनको अलॉट की गई है उसके बाहर से जो इलाका है वहां से माइनिंग लगातार हो रही है। ये अपने आप में अवैध है और बिल्कुल अवैध तरीके से माइनिंग की जा रही है। यहाँ पर धड़ल्ले से दिन रात मशीनें जो लगी होती है माइनिंग माफिया के लोगों की, वहां पर ये जिससे लाखों रुपए का रोजाना चूना जो है प्रदेश सरकार के खजाने को लग रहा है। और यहाँ बात करूं, जैसे आपने बताया कि विभाग जो है माइनिंग विभाग वो क्या कर रहा है, जब भी माइनिंग विभाग इस इलाके में छापेमारी करने आता है जहाँ इस तरह की कार्रवाई करने के लिए आता है, तो माइनिंग माफिया के लोगों के जो इनके सोर्स होते हैं जो वो बाहर खड़े किए होते हैं वो इनको फोन के जरिए बता देते हैं और उसी टाइम ये मशीनें बाहर निकाल लेते हैं। मैं बताऊं कि इस इलाके से ये ऐसी जगह पे जो माइनिंग की जा रही है जहां से पंजाब की सीमा बिल्कुल पास में लगती है और यहाँ से माइनिंग का मटेरियल लेकर पंजाब के क्रैशरों तक पहुंचाया जाता है और ये अवैध तरीके से लाखों रुपए की चोरी जो है रोजाना उस दरिया से हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि एक तरफ माइनिंग विभाग की तरफ से उनके इलाके में जो माइनिंग का काम अवैध तरीके से किया जा रहा है इन माफियाओं द्वारा, उसके चलते यहाँ उनकी फसलें खराब हो रही हैं, पानी का जल स्तर जो है वो काफी नीचे चला गया है, पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिसके चलते वह लोग उनकी रोजी रोटी पर बनाई है क्योंकि उनका दारोमदार फसलों पर ही है। अगर इस इलाके में ऐसी तरह का पॉल्यूशन रहा और पानी का स्तर नीचे चला गया तो आने वाले दिनों में उनकी फसलें भी पैदावार नहीं होगी, जिसके चलते उनको काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। विभाग को कई बार इस बारे में चेताया और विभाग का साफ तौर पर कहना है कि वह रोजाना इस यहाँ पे चेकिंग करते हैं, अगर कोई अवैध तरीके से माइनिंग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। पिछले दिनों भी माइनिंग विभाग द्वारा
काफी डंपर को वो पकड़ा गया था जो अवैध रूप से माइनिंग करके जो पंजाब की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभी पंजाब के रास्ते भी बंद करने का दावा जो है वो माइनिंग विभाग की तरफ से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी इस इलाके में सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस का काम है उनको रोकना, लेकिन फिर कैसे पंजाब की तरफ ये माइनिंग का जो मटेरियल है वो चला जाता है। लेकिन बात करूं यहाँ पर कि एक तरफ पंजाब से बहुत सारे बड़े बड़े ट्रॉले जो आते हैं इस इलाके में, लेकिन उस पर विभाग का कहना है कि फॉर्मेलिटी पूरी करके और बकायदा जितना भी माल है उसका बकायदा उसका वेट करके ही देना होता है और वाया लखनपुर उनको जाना है सीधे तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ना तो अभी तक जो विभाग द्वारा बेइंग ब्रिज एस्टैब्लिश करने थे वो नहीं हो पाए हैं। 2 ब्रिजों का सुना जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो सामान आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक उसको स्थापित नहीं किया जा सका है, क्योंकि माइनिंग विभाग की तरफ से स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि बिना बेइंग ब्रिज के कोई भी मटेरियल जो है वो पहले तोला जाएगा, उसको पूरा वेट वजन बराबर होने के बाद ऑनलाइन होने के बाद ही जो माइनिंग का मटेरियल है वो सप्लाई किया जाएगा। उसके चलते यहाँ पर अवैध माइनिंग काफी जोरों पर है। और रंजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, जहां पर रंजीव जी जो है वो हमारे तक तमाम जानकारी पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से जो प्रशासन है यानी कि जो माइनिंग विभाग है वो लगातार इसको देख रहा है कि लगातार यहाँ पे अवैध खनन होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी और इस विभाग पर भी काफी बड़े बड़े सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्यों आखिरकार सॉलिड स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे। तो ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स है वो सवालों के घेरे में इस टाइम है, जहां पर कि आपने तस्वीरों में भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध खनन जो है वो होता हुआ कठुआ में नजर आ रहा है। उधमपुर की बात करेंगे अब तो उधमपुर के लांसी गांव का एक गरीब परिवार है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने को तरस रहा है। बता दें कि इस परिवार का मुखिया मोहम्मद असलम तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। बता दें कि इसका जो कच्चा आशियाना है वो गिरने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के अधिकारी इसकी गुहार नहीं सुन पा रहे। आप जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना यहां पर लाई गई, जिसका कि काफी लोगों को फायदा भी हुआ, लेकिन कुछ उधमपुर के इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जहां पर इस गरीब परिवार को इस PMAY जो योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसका लाभ नहीं मिल पाया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ किशोर ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्यों ये जो लाभ है इस स्कीम का PMAY आवास योजना का जो लाभ है वो इस गरीब परिवार तक नहीं पहुंच पा रहा? ये इलाका है लांसी का इलाका है। यहाँ पे जब हम खुद ग्राउंड पे इस इलाके घर के अंदर पहुंचे तो हमने ये साफ तौर पर देखा कि जिस तरह से ये दावे जिला प्रशासन या ये सरकारें ये कहती है कि जो हर जो जरूरतमंद है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है वो फायदा हो रहा है, लेकिन जब इस घर के अंदर हम पहुंचे हमने ये साफ तौर पर देखा जो मोहम्मद असलम है उनके मुताबिक उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2018 के बाद वो कई चक्कर जो है वो जिला प्रशासन के साथ साथ जो है वो पंचायतों पे लगा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई सालों से जो है उनको आश्वासनों पे आश्वासन मिलते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इनकी माने तो इनकी जो आप घर की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से जो है वो झोंपड़ी पे रहने के लिए जो लोग हैं, जो पूरी की पूरी जो फैमिली है ये मजबूर हुई है। और एक तरफ जब वो पंचायत के जो सरपंच है उनके पास जाते तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जो आपका लिस्ट में जो है वो नाम है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2018 से इसी तरह का हाल जो है वो जब भी मैं सरपंच के पास जाता हूं या जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास जाता हूं तो उनकी तरफ से ये साफ स्पष्ट जवाब दिया जाता है कि आपका जो घर है वो जल्द से जल्द आपको जो है वो मिलने वाला है। लेकिन 2024 में भी हमने ये देखा था कि 2024 में ये जिला प्रशासन पूरी तरह से स्पष्ट करता है, जब भी कोई यहाँ पे मंत्रियों के दौरे रहते हैं जो साफ स्पष्ट ये किया जाता है कि हर गाँव में सड़क जैसी ये प्रधानमंत्री का आवास योजना के तहत जो हर लोगों को जो है इसका जो है वो फायदा हो रहा है। लेकिन अगर इनकी मोहम्मद असलम के मुताबिक इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह का लोगों को गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको इसका जो फायदा होना चाहिए वो बिल्कुल जो है वो फायदा नहीं हो रहा है। जी
मैं ये जानना चाहूंगी किशोर की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम्स लाई जाती है, वही जेकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी स्कीम्स लाई जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इन स्कीम्स का फायदा आम लोगों को कितना हो रहा है, ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर सवालिया निशानी है। तो किस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए, किस तरीके से काम करने की जरूरत है कि ताकि तमाम स्कीम्स का फायदा जो है वो आम जनता तक पहुंच सके? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब ब्लॉक शिफ्ट होते हैं या डीसी महोदय कई गांव के अंदर जाते हैं तो जो वहां के जो सेक्रेटरी होते हैं जहाँ बीडीओ होते हैं तो उनकी तरफ से ये पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है कि हर गांव के अंदर जो जरूरतमंद लोगों को जो स्कीमों का फायदा होना चाहिए वो हमने भी आयोजन किया देखा है कि पिछले दिनों भी आपने साफ तौर पर देखा था जिस तरह से मजालता के कुछ इलाके हैं यहाँ पे रोड जैसी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस घर की मैं बात करूं तो आज भी हमने ये देखा कि जो उससे जो डैडी मजदूरी जो मोहम्मद असलम है वो कई सालों से डैडी मजदूरी का कार्य कर रहे हैं। काफी फैमिली के मुताबिक उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई बार ये कोई 2018 से पहले कई बार जो है वो चक्कर लगा चुके हैं। जब वो सेक्रेटरी के पास जाते हैं या बीडीओ के पास जाते हैं तो उनकी तरफ से सीधा जो है वो जवाब इनको दिया जाता है कि आपका जो नाम है वो लिस्ट में नाम है। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर लिस्ट में नाम है तो अभी तक उनका नाम क्यों नहीं आया। लेकिन उनके साथ जिन जिन लोगों के लिस्ट में नाम थे उनका नाम जो है उनके घर जो है वो बनके पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जब भी जिला प्रशासन के साथ साथ कोई बड़े अधिकारियों से हम बात करने का प्रयास करते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जो जरूरतमंद जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को जो है वो फायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जो मोहम्मद असलम है इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई सालों से जो है वो झुंगी में जो है वो रहने के लिए मजबूर है। जब हम इनकी घर की हालत आप देखिए जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो है वो इनके बच्चे हैं। और जब भी बारिश आती है या सर्दियां अभी फिलहाल चल रही हैं तो इनका ये कहना है कि जो है वो डर इन लोगों को जी किशोर, जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए किशोर। जहां पर उधमपुर से किशोर हमें अपडेट कर रहे थे कि एक ऐसा घर जो कि तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से वंचित रह गया और लगातार दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी जो पीएमएवाई योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसका लाभ कहीं ना कहीं उधमपुर के इस गरीब परिवार को नहीं मिल पा रहा। तो चलिए सांबा की ओर चलते हैं, जहां पर कि सांबा जिले में मवेशियों से लदा हुआ एक ट्रक पलटने से उसमें लदे हुए कई जो पशु हैं वो मर चुके हैं। बता दें कि बताया ये जा रहा है कि पशु तस्कर ट्रक लेकर कश्मीर की ओर जा रहे थे और नट के इलाके में ट्रक पलटने से उसमें लदे कुछ मवेशी मारे गए। वहीं पशु मौके से फरार हो गए और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और इस खबर पर हम जानकारी लेंगे हमारे साथी सांबा से जो कि ऋषि हैं। ऋषि बताइएगा इस खबर पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए शिवम, आपको बताते चले कि एक बड़ा सड़क हादसा आज पेश आया है सांबा मानसर रोड के पल्थ इलाके में, जिसमें आपको बताते चले कि एक ट्रक जो कि कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था और इसमें जो है पशु तस्करी की जा रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 12 से 13 के आसपास जो पशु थे उनको लोड किया हुआ था। लेकिन किन्हीं कारणों से ये जो ट्रक है ये सड़क के बीचों बीच पलट जाता है और पलटने के बाद जब ये सड़क हादसा यहाँ पर पेश आता है जिसमें 2 से 3 मवेशी जो है वो मृत पाए गए हैं और कुछ जो है वो जख्मी भी हुए हैं। लेकिन इसमें जो है तस्कर मौके से फरार हो चुके हैं जब ये सड़क हादसा पेश आया। और उसके बाद हमें जो जानकारी मिल रही है इस हादसे की, शायद पुलिस को खबर थी, पुलिस इस गाड़ी का पीछा भी कर रही थी, लेकिन जिस तरह से हो सकता है कि इस ट्रक की ओवर स्पीड होगी और एक ब्लाइंड कर्व जो है जब आता है, जब वहां से ये ट्रक गुजर रहा था तो वहां से जो है ये ट्रक पलट जाता है। लेकिन हमें जानकारी ये भी मिली है कि जहां पर ये ट्रक पलटा है वहां पर एक टाइल फैक्ट्री भी थी और टाइल फैक्ट्री के अगर अंदर ये ट्रक गिरता तो वहां पर काम कर रहे मजदूर जो है वो ट्रक की चपेट में आ जाते, उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन इसमें जो है पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, पुलिस मौके पर पहुंची है। खासतौर पर रोड जो जिस तरह से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, रोड को जो है वो थ्रू कराया गया है पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मदद से, और जो मृत पशु है उनको जो है एक जगह पर पहुंचाया गया और जो जख्मी है उनको जो है वो सेफर जगह पर पहुंचाया गया है। वही पुलिस ने जिस तरह से मामला जो है वो दर्ज किया है, पुलिस जो वो तस्करों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि ये जो पूरा इलाका है ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है तो शायद ज्यादा दूर जो है वो नहीं होने चाहिए ये तस्कर पुलिस की गिरफ्त में जो वो जल्द होंगे, जिसको लेकर पुलिस जो वो इस एरिया में तलाशी अभियान भी चला रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको लगातार अपडेट कर रहा हूं कि जिस तरह से तस्करी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तस्करी का एक अलग एंगल जो है वो हो सकता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर
जो मवेशी है उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है। और जिस तरह से ये सड़क हादसा पेश आया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बेजुबान है उनमें से 3 जो है वो बेजुबान मृत पाए गए हैं और बाकी जो है वो मामूली रूप से जख्मी भी हुए हैं। क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जब ये हादसा पेश आया है तो ट्रक जो है वो लगभग 3 से 4 बार जो है वो पलटा है और उसके बाद ये एक फैक्ट्री के पास जाकर गिरा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें और भी जो है वो बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता था। अब देखना है कि तस्करों की धरपकड़ कब तक होती है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज किया और इन तस्करों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बहरहाल जो मृत पशु पाए गए हैं उनको एक जगह पर पहुंचा दिया गया और इस समय जो रोड है उसे भी थ्रू किया गया है। और इस इलाके में बिजली भी जो है वो गुल हो चुकी है, क्योंकि तमाम जो पोल्स थे इस एरिया में, यहां पर यह सड़क हादसा पेश आया है, वो तमाम पोल भी जो है वो टूट चुके हैं। और अब यहां पर राहत और बचाव कार्य जिस तरह से रेस्क्यू टीमों ने शुरू किया था तो उसे जो है वो थोड़ी देर पहले ही खत्म किया गया और अब जो है सांबा मानसर रोड को थ्रू कर दिया गया है ट्रैफिक की आवाजाही के लिए। देने के लिए ऋषि, जहां पर सांबा से ऋषि अपडेट कर रहे थे कि एक मवेशियों से लगा हुआ ट्रक जो है वो पलट चुका है, जिसमें कि लदे हुए कई जो मवेशी हैं यानी कि जो उसमें एनिमल्स थे वो मारे गए हैं, जिसके बाद की जो ड्राइवर है और जो कंडक्टर है या फिर इसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनको धरपकड़ करने का जो प्रयास है वो लगातार पुलिस द्वारा है। मामला दर्ज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सुरनकोट की बात करेंगे तो सुरनकोट के सनई गांव के वार्ड नंबर 1 में पानी की सप्लाई न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पानी की सप्लाई रुकने की वजह से एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों सहित कई स्थानीय जो निवासी हैं उनको पानी के लिए दर बदर होना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो संबंधित विभाग है उनकी सुध नहीं ले पा रहा। और क्या कुछ वजह है इसकी जानकारी हम जरूर लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुरनकोट का एक ऐसा इलाका जहां पर की जो स्कूली बच्चे हैं, एक मदरसे में जाने वाले बच्चों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उन्हें पानी की सप्लाई ना होने की वजह से दिक्कतें हो रही है। पानी एक ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है जिस तरीके से, लेकिन फिर भी यहाँ पर पीने के पानी की सप्लाई इन बच्चों तक, इस गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। क्या कुछ वजह है, इसी पर जानकारी हम लेंगे आकाश से। आकाश हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। आकाश बताइएगा क्या कुछ वजह है, इतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने के बाद भी यहाँ पर इन बच्चों तक, इन गांव के वासियों तक अभी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा? जी शिपन, मैं आपको बताता चलूं जो है तहसील सुरनकोट का सनई पंचायत लाहौर का इलाका है और इसमें वार्ड नंबर 1 से एक खबर आई है कि लोगों की तरफ से और उसके साथ साथ मदरसे के बच्चों की तरफ से कहा गया है कि पाइप में भी, जिस तरह तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइप्स जो है टूटी हुई हैं। ये खाली सनई की बात नहीं है, इस इलाका पूरा सुरनकोट में इस वक्त पानी की बहुत ज्यादा क्राइसिस है। पूरी तहसील सुरनकोट में पानी की से जो है एट द फर्स्ट के सबसे जरूरी जो है पानी इंसान की जिंदगी से बनता है। तो लोगों ने मांग की है कि कई बार पहले भी कहा गया, कई बार एहतजाज हुए, कई सारी पाइप्स आज भी जो है लीकेज से, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से तो मांग किया, उनमें एक ये बात भी सामने आई है कि सुरनकोट एक ऐसी तहसील है जहाँ नेचर रिसोर्स है, पानी की कमी नहीं है। सबसे पहले इसको चेंज करने की जरूरत है, जीरो लाइन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो 1947 या 1980 से जो मोटर्स लगी हैं वही मोटर आज भी हैं। अगर इस मोटर्स को चेंज किया जाए, डिपार्टमेंट इस मोटर्स को चेंज करता है, आज जो है नई टेक्नोलॉजी है, नई किस्म की जो है मोटर्स लगेगी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीरो लाइन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। अगर सरकार इस जो आज से 20 या 30 या 40 साल पहले जो मोटर्स लगी अगर उसको चेंज करेगी, क्योंकि आज डिजिटल जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जहां पर आकाश मलिक सुरनकोट से मैं अपडेट कर रहे थे कि एक ऐसा गांव जहां पर कि पीने के पानी से लोग वंचित है और लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके तक पीने का पानी पहुंचाया जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में आज रजिस्ट्रार्स और सब रजिस्ट्रार्स के लिए जो इंटरैक्टिव सेशन है उसका आयोजन किया गया और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो अकेडमी है उनके द्वारा आयोजित इस इंटरैक्टिव सेशन में रजिस्ट्रार्स और सब रजिस्ट्रार्स को रजिस्ट्रेशन में पेश आ रही रोजमर्रा की दिक्कतों के हल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अवगत करवाया गया। आज का ये जो प्रोग्राम है, जैसे आप जानते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन वर्क जो था वो जुडिशियल ऑफिसर्स के पास था। अब जो 2019 में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पास गया है, तो नेचुरली इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज इन लोगों को शुरू में आना स्वाभाविक है।
तो उन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, उन्हीं पे डेलिब्रेशंस के लिए हमने जो हमारे एमिनेंट सोर्स पर्सन्स हैं उनको जहाँ पे लाया है और इनका एक जॉइंट इंटरेक्टिव सेशन जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ताकि इनकी एक तो स्किल्स को होन किया जाए और उनकी जो डाउट्स हैं, जो भी उनको डिफिकल्टीज हैं डे टू डे रजिस्ट्रेशन वर्क के मतलब, उनको एड्रेस किया जाए। इंटेंशन ये है ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का कि जो सब रजिस्ट्रार को जो दिक्कतें आती है रजिस्ट्रेशन में, उनको वो दिक्कतें दूर हो सकें, उनके जो डाउट्स हैं वो हम रिमूव कर सकें। फैकल्टी है, रिसोर्स पर्सन आए हैं, तो वो इंटरेक्ट करके हमारे सब रजिस्ट्रार्स के साथ, ताकि हम अच्छा, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन वो को फरोग दे सकें, और ताकि रजिस्ट्रेशन की जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो लीगल साइड है, इंस्टीट्यूशनल साइड है, उनको देख के उनको ऑन स्पॉट वहाँ एक इजाला हो, एक उसको हम एड्रेस कर सकें। यहाँ जम्मू डिवीजन के सारे सब रजिस्ट्रार आए हैं, तो ये हमारे AIGR जम्मू मंसूर साहब ने इसका ये कोऑर्डिनेट किया है। ब्यूटीफुली दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम श्रीनगर में होगा, और कोशिश है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, जो अप स्केलिंग ऑफ नॉलेज और फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी, फॉर ए क्वालिटी ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन रजीम, उसको हम बढ़ावा दे सकें। उत्तर भारत में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है और जम्मू कश्मीर में भी ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है, जहां पर धुंध और कोहरे के कारण लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। बता दें कि धुंध के कारण रेल यातायात भी बाधित हो रहा है और उड़ानों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो 8 जनवरी के आसपास जम्मू कश्मीर में कमजोर पश्चिमी दबाव बनने की संभावना है, जिससे कि मैदानी इलाकों में बादल छाए रहेंगे और वहीं पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो सकती है। क्योंकि जो सूखी ठंड है ये अमूमन इफेक्ट करती है, छाती को इन्वॉल्व करती है, बुखार होता है। आप खुद देखिए, अगर किसी को भी इसकी अलामत है उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर इसी में कह रहा हूं कि आपको पता है कि आप हम लगभग 4-5 दिन से जो देख रहे हैं, फ्लाइटें भी कैंसिल है, ट्रेनें भी कैंसिल है, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं जिस पर इफेक्ट पड़ता है इस मौसम का है। तो इसलिए इस पर इंसान का एक फर्ज बनता है कि उसको पहले अपना बचाव करना चाहिए। साथ साथ में अब स्कूल भी मेरे ख्याल से खुलने वाले हैं, तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो स्कूल के लिए मेरे ख्याल से आप अभी भी देखिए टाइम मेरे ख्याल से 10 के आसपास होने लगा है। तो चलिए, जम्मू कश्मीर की इन खास खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।